केपी कॉलेज आहोर के ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों नागमती वियोग खंड का ये अंतिम वीडियो। इसकी भूमिका समझने के लिए आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। समय न गंवाते हुए हम सीधे ही पद पे आते हैं कि नागमती किस प्रकार से विरह कर रही है, उसको विरह किस प्रकार से सता रहा है वो हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि जितनी भी भूमिका है वो पुराने वाले वीडियो में दी गई है। इस पे हम समय न गंवाते हुए सीधा चलेंगे, सीधा पद पे आते हैं। 12 मासा समाप्त हो चुका है और अब चलते हैं आगे कि रोई गवाई 12 मासा सहज सहज दुख एक एक सांसा तिल तिल बरख बरख परि जाई पहर पहर जुग जुग नसेराई सो नहीं आवे रूप मुरारी जासो पाव सुहाग सुनारी सांझ भय जुरी जुरी पतहेरा कौन सो घरी करे प्यू फेरा दही कोयला भई कंत स्नेहा तोता मांसू रही नहीं देहा रकत न रहा बिरह तन गाथा रकत न रहा बिरह तन गारा रति रति हुई नेहन ढरा पाए लागी जोरे दन हाथा जारा नेह जुड़ावो ना था बरस दिवस धनिरोई के हारी परिचित झंखी मानुष घर घर बूजी के बूझे निसीरे पंखी। नागमती विरह कर रही है और इस विरह को हम बिल्कुल पढ़ने जा रहे हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं। नागमती किस प्रकार से दुखी है उसका विरह है। रोए गवाए 12 मासा, नागमती कह रही है कि मैंने रो रो करके पूरे 12 मास, पूरा 1 वर्ष बर्बाद कर दिया, गंवा दिया। और सहस सहस दुख एक एक सांसा है, और एक एक सांस में सहस सहस हजार हजार दुख एक एक सांसा, और मैंने एक एक सांस में हजार हजार दुख सहन किए हैं, सहस्त्र दुख सहन किए हैं। तिल तिल बरख बरख परी जाई, और तिल तिल समय के समान एक एक तिल तिल समय एक वर्ष के समान बीत रहा है। एक एक समय एक एक घड़ी एक एक साल के बराबर बीत रही। तिल तिल बरख बरख परी जाई, और पहर पहर जुग जुग न सेराई, और एक पहर यानी 3 घंटे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक युग के समान बीत रहा है। किसके समान बीत रहा है? एक युग के बराबर। सो नहीं आवे रूप मुरारी जासो पाव सुहाग नारी। कह रही नागमती कहती हैं आगे कि कृष्ण की भांति वह सुंदर, कृष्ण की भांति वह सुंदर कौन? रतन सेन अब भी नहीं आ रहे हैं। जासो पाव सुहाग सुनारी, और जिसके आधार पर ये बाला अर्थात ये नागमती सुहागिन कही जाती हैं, और जिसको सुहाग की प्राप्ति नहीं हो पा रही क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं। मैंने कुल 12 वर्ष बिता दिए, कुल 12 महीने बिता दिए, और तिल तिल समय है मुझे एक एक वर्ष के बराबर लगा है। सांझ भय जुरी जुरी पतहेरा कौन सो घरी करे पीऊ फेरा। शाम होते ही मैं उत्सुकता पूर्वक रास्ता निहारती हूँ, राह देखती हूँ कि कहीं कहीं वो आ जाएंगे, शायद आज आ जाएंगे, शायद आज आ जाए, ऐसा मैं देखती हूँ। पर कौन सो घरी करे पीऊ फेरा, पर फिर भी वो नहीं आते। मैं सोचती हूँ कि शाम के समय आ जाएंगे, पर शाम के समय पता नहीं कौन सी घड़ी वो आ जाए, पर वो मेरे पति हैं वो नहीं आए। किनके बारे में कह रही है नागमती? नागमती अपने पति रतन सेन के बारे में कह रही है। दई कोयला भई कंत स्नेहा तोता मांसू रही नहीं देहा। आगे कह रही हैं ये कि पति के प्यार में जलकर वह कोयला हो गई है। दही कोयला, दही दही यानी जलना, कोयला भई कंत स्नेहा, कंत यानी पति, स्नेहा यानी प्रेम, भई यानी होना, कोयला यानी कोयला, कोयला यानी कोयला, दही यानी जलना। जल करके पति के प्रेम में वह कोयला के समान बिल्कुल हो गई है। और तोता मांसू रही नहीं देहा, और शरीर में तोता भर मांस भी शेष नहीं रह गया। तोता के ऊपर जितना मांस होता है ना, इतना सा मांस वो भी मेरे शरीर के ऊपर बचा नहीं, वो भी नहीं रहा है। रकत न रहा बिरह तन गारा, और मेरे शरीर में रक्त भी नहीं रहा है। रति रति हुई नैनन ढारा, और मेरा पूरा तन है वो पूरा गल गया है, और पूरा इस विरह में मेरा शरीर, बोलते ना कभी ईश्वरी तू गले की गिरा देने देने, बोलते ना ऐसा, तो मेरा पूरा शरीर इस विरह में गल गया है। और क्योंकि मैं रति रति भर रति रति करके मेरा आंखों में आंसू की जगह खून निकला है, रक्त बह गया है।
पाए लागी जोरे धन हाथा जहां ने जुड़ा वो नाता। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पाए लागी जोरे धन हाथा, मैं पैर पड़ के आपके हाथ जोड़ती हूँ कि जारा नेह जुड़ा वो ना था, कि ये मैं कह रही हूँ कि ये टूटा हुआ प्यार का बंधन पुनः कायम कर लो। ये जो प्रेम का बंधन है इसको पुनः कायम कर लो। बरस दिवस धनी रोई के हारी परिचित जंकी। इस प्रकार 1 वर्ष तक रोकर वह बाला अत्यंत दुखी हो गई और झुंझला गई। बरस दिवस धनी रोई के हारी परिचित जंकी, मानुष घर घर बूझी के बूझे निरसी पंखी। और वह घर घर मनुष्यों से पूछ पूछ कर निराश होकर पक्ष मानुष घर घर बूझी के, बूझी नहीं पूछना, और बूझे निसरी पंखी। और व्यक्तियों से तो सबसे पूछ लिया, मनुष्यों से तो पूछ लिया, वो हार गई है। अब वो क्या कर रही है कि पक्षियों से पूछने के लिए निकल पड़ी उसका प्रिय कब आएगा। बूझे इन्हें पूछ रही है, निसरी पंखी, पक्षियों से भी पूछ रही है कि मेरे पति हैं, मेरे पति जो रतन सेन है वो कब आएंगे। कौन कह रही है ऐसा? नागमती कह रही है। तो नागमती का विरह का वर्णन बहुत ही मार्मिक है। दूसरी बात है प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर का कोयला बन जाना मुमकिन नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें पहर पहर, जुग जुग, बरख बरख, तिल तिल, इसमें मेरे प्यारे बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, पुनः कहना एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू दुंगुची बन बोई। बहीकर मुखी नैन तन राती, को से राव बिरहा तन ताती। जह जह ठाड़ी हो बनवासी, तह तह होई दुधुषी गिरासी। बूंद बूंद में जानू जीयू, गुंजा गुंजी करे पीयू पीयू। तही दुग बहे परास निपासे, लोहू बूढ़ी उठे हुई राते। राते बिंब भींजी लेहू, परवर पाक फाड़ जीव गेहूँ। देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता। नहीं पावस ओई देसरा, नहीं हेवंत बसंत। ना कोकिल ना पपीहरा, जही सुने आवे कंत। नागमती अपने विरह में आगे वाले पद में कह रही है मेरे प्यारे बच्चों, कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई। जिस प्रकार से कोयल कूकती है उसी प्रकार से मैं कूक कूक करके रोई हूं। और रकत आंसू दुगुंसी बन बोई, और मेरी आंखों से रक्त के आंसू वन में चारों ओर गिरते ऐसे लग रहे थे कि मानो वन में गुगुंसी बो रखी हो। गुगुंसी क्या बो रखी हो? गुगुंसी। गुगुंसी, तो गुगुंसी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है गुनगुसी का मतलब होता है कि एक प्रकार से आपने सूरदास जी के पद पढ़े होंगे 12th में, तो एक माला है वो श्री कृष्ण पहनते हैं, इसकी बनी हुई माला गुगुंसी है ना। अर्थात मेरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कारण ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा का पूरा, इस पौधे का पूरा जंगल बन गया है। इतनी ये फैल चुकी है और मेरे आंखों से इस प्रकार से पानी निकलता है। भयकर मुखी नैन तंदराती, रोते रोते भयकर मुखी नैन तन राती, रोते रोते मेरा मुख काला हो गया है और नेत्र तथा आंखें तथा शरीर लाल पड़ गए हैं। नैन तन राती, तन इन शरीर, नैन इन आंखें, राती इन लाल, और रो रो करके मेरी आंखें लाल हो गई, सूज गई आंखें। को सेरा विरहा दुखताती। आगे कह रही हैं कि अब उसका मुख आंसुओं के कारण तथा शेष सारा शरीर विराग्नि के कारण अभी तक दहक रहा था, इसलिए लाल था। ऐसे इस शरीर को कौन ठंडा करे, शीतलता प्रदान करे, ऐसा कौन सह सकता है? इसका विरह है उसको कौन कम कर सकता है? जय जय ठाडी हुई बनवासी, तैं तैं हुई दुगुंसी के राशि। ये कह रही हैं कि वह वनवासिनी अर्थात मैं अर्थात नागमती वन में जहां जहां खड़ी होती हूं वहीं वहीं मेरे रक्त के आंसू टपकने के कारण गुगुंसियों का ढेर सा लग जाता है। मैं जहां पर भी रोती हूं वहां पे गुगुंसियों के ढेर लग जाते हैं। बूंद बूंद में जानो जीव, जनू जानो मनु मानो। प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। जनहु जानो और मनहु मानो, ये कहीं पर भी आते हैं किसी भी पद में तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इस वाली लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। और दोहा
चौपाई शैली में ये छंद लिखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे आंसुओं की एक एक बूंद में प्राण है और प्रत्येक गुंसी में जैसे आंखों आंसुओं में पीयू पीयू किसी ध्वनि उठ रही है। तोई दुख भय परास निपाते लोहू बूढ़ी उठे हुई राते। और बूंद बूंद में जानू जीव गुंजा गुंजी करे पीयू पीयू। और उन आंसुओं से जो गुगुलसी बन रही है उनमें मानो की आंखें आ गई है और वो खुद भी पीयू 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 करके कर रहे हैं, है ना। उन गुगुलसियों में जैसे प्राण आ गए हैं और धीरे धीरे वो भी पीयू पीयू कर रहे हैं। तेई दुख भय परास निपाते, और मेरी इसी दुख को देखकर पलाश के वृक्ष पत्रहीन हो गए हैं। परास यानी पलाश, ढाक, निपाते यानी बिना पत्तों के, तेई ने उसके दुख यानी दुख, भय ने होना, उसके दुख के बिना मेरे पलाश के जो वृक्ष हैं वो भी पत्तों के विहीन हो गए हैं। लोहू बूढ़ी उठे हुई रातें, और ऐसा लग रहा है कि उनकी पत्तियां भी बिल्कुल लाल रंग की हो गई हैं। मेरे आंसुओं का जो रक्त है उसमें वो भी डूब गए हैं पलाश के वृक्ष, और उसकी भी पत्तियां लाल रंग की हो गई हैं। आगे कह रही है, राते बिंब भीजी ले तेहि लेहू, राते बिंब भीजी तेहि लेहू, परवर पाक फाट ही गोहू। बिंबा फल जिसको तोता है खाता है, बिंबा फल मेरे उसी रक्त में भीग कर लाल हो गए हैं। परवल पककर पीला हो गया। परवर पाक, पाक यानी पक जाना, फाट ही गोहू, और गेहूं का हृदय फट गया है। गहू का मतलब गेहूं, ये यानी हृदय, फाट यानी फट जाना, पाक यानी पकना, परव यानी परवल। देखो जहां होई सोई राता, जहां सो रतन कहे को बाता। मैं जिधर देखती हूं उधर ही सब कुछ लाल हो गया है। अर्थात मेरे दुख को देखकर प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो उठता है, फिर जहां मेरा प्रिय है वहां तक संदेश कौन ले जाए। देखो जहां हुई सोई राता, जिसको देख रही वो भी लाल है, अर्थात सभी दुखी है। तो जहां सो रतन कहे को बाता, जहां पर जो रतन है, रतन से गए हैं, वहां पर मेरी बात को कौन लेकर के जाए। ऐसा कौन कह रही है? नागमती कह रही है साहब। आगे कह रही है, नहीं पावस ओई देहरा, नहीं हैवत बसंत। नहीं हेवंत, हेवंत यानी हेमंत ऋतु, बसंत यानी बसंत ऋतु, और ना कोकिल ना पपीहरा, जय सुनी आवे कंत। नागमती कहती है कि उस देश में न तो पावस ऋतु है, ना तो वर्षा ऋतु है, न बसंत ऋतु है, न हेमंत ऋतु है। अर्थात ये तीनों ऋतुएं बहुत अच्छी हैं और इसमें पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका अथवा अपनी पत्नी को जरूर याद करता है। तो वो ऋतु वहां उस देश में नहीं है। उस देश का मतलब सिंहल देश में नहीं है, और न उस देश में कोयल और पपैया रहते हैं। अगर पपैया और कोयल रहते तो शायद रतन सेन भी उस कोयल की आवाज़ सुनती तो मेरी याद उसको जरूर आती, और मेरी याद आने पर शायद 12 महीने बीत गए वो जरूर घर को आ जाते, पर शायद उस देश में कोयल और पपैये नहीं है, नहीं बोलते, इसलिए उनको मेरी याद नहीं आ रही है। ये इसमें कहा गया है। तो मेरी बात सुनिए बच्चों कि इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है, और पियू पियू यमक अलंकार हो जाएगा। एक में पियू का मतलब आवाज और एक में पियू का मतलब प्रीतम है, प्रेमी है, ठीक है साहब। और कुहकी कुहकी, कूक कूक कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा इसकी अवधि है, नागमती का इसमें विरह है ना, और नागमती अपने मनोदशा को अधोलिखित कर रही है, बता रही है कि मैं कितनी दुखी हूं। और अंत में इसका एक पद रहा है, फिर हमारा नागमती वियोग खंड समाप्त होने जा रहा है। तासो दुख कहिए हो बीरा, जेई सुनी के लागे घर। तासो दुख कहिए हो बीरा, जेई सुनी के लागे पर पीरा। को होई भीब दंगवे परिगाहा, को सिंहल पहुंचावे छाहा। जहां सो कंत गए होई जोगी, हो किंगरी भेजुरो वियोगी। ओहु सिंगी पूरे गुरु भेटा, हो भे भसम न आई समेटा।
कथा जो कहे आई पिय केरी, पावरी होई जन्म भरी चेरी। ओही के गुण संवरत भेमाला, अब हो न बहुरा उड़ीगा चाला। बिरह कराई खपर के हिया, पवन अदारी रहा होई जिया। हाड भये जुरी किंगरी, नसे भई सब तांती। रोव रोव तन धुनी उठे, कैसु बिथा ए भांति। तासो दुख कइये हो बीरा, जही सुनी के लागे पर पीरा। अर्थात नागमती कह रही है जंगल में भटक रही है, और जंगल में भटकते भटकते उसने पिछली बार बताया ना कि वो पक्षियों से भी बात कर रही है, तो अब पक्षियों से अपनी व्यथा को सुना रही है और सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश कर रही है, और नागमती अपनी विरह दशा को व्यथित कर रही है। नागमती कह रही है तासो दुख कइये हो बीरा, जेही सुनी के लागे पर पीरा। हे मेरे वीर, हे मेरे भाई, दुख उससे कहना चाहिए जिससे सुनने से हृदय में व्यथित व्यक्ति की पीड़ा की यथार्थ अनुभूति हो। अर्थात दुख उसी को बताओ जिसको सुनकर अगले वाला भी अपना दुखी हो जाए और वो एक सहानुभूति प्रदान करे। अरे भाई बस बस हमें बोली रहो, सोनी साफ सोनी गम खाम होता ना, तो ऐसे व्यक्ति को दुख प्रकट करो। ऐसा कौन कह रही है? नागमती। किससे कह रही है? पक्षी से। ए भाई दुख उससे कहो जिसको कम से कम हमारे दुख में वो साझी बने, हिस्सेदार बने। ऐसे किसी अन्य को दुख मत बताओ जो हिस्सेदार नहीं बनता हो। को होई भीम दगम्बे परिगाहा, को सिंहल पहुंचावे चाहा। ये आगे कह रही है कि ऐसा कौन होगा जो भीम के समान दगम्बे अर्थात दुस्साध्य कष्ट को भी स्वीकार करेगा। ऐसा कौन होगा? किसके समान? भीम के समान। भीम कौन थे? भीम पांडवों में सबसे वीर योद्धा थे पांडवों में, और इनका नाम भीम है। इन्होंने ये किसी भी परेशानी को हल करने में सक्षम थे। तो उनकी भांति कौन है जो इस कष्ट को ले सके, जो ग्रहण कर सके? परिगा, दगम्बे परिगा। दगम्बे का मतलब दगम्बे दगम्बे नहीं है, ये दंगवे है साहब। दंगवे का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। कौन सिंहल पहुंचावे चाहा, और कौन मेरी बात को सिंहल द्वीप ले जाए। अर्थात मेरे पति हैं सिंहल द्वीप रतन सेन, उनके पास मेरी बात को कौन लेकर के चले जाएं। आगे कह रही है कि जहां सो कंत गए हुई जोगी, जहां मेरे पति गए हैं शायद वो वहां पर जाकर जोगी हो गए हैं, योगी बन गए हैं। शायद कंत इन मेरे स्वामी जहां पर गए हैं अर्थात सिंहल द्वीप गए हैं, लंका गए हैं, शायद वहां पर जाकर के वो योगी हो गए। हो किंगरी बेजुरो वियोगी, और शायद वो योगी हो गए हैं इसलिए मैं वियोग में सूख कर किंगरी बन गई। किंगरी का मतलब बिल्कुल पतला बन जाना, थक सा जाना, पतला बन जाना। और आगे कह रहे हैं कि ओहु सिंगी पूरे गुरु भेटे, ओहु सिंगी पूरे गुरु भेटा, होबे बसम न आई समेटा। सिंगी का मतलब होता है साधु संतों के पास में एक सींग होता है, उसको वो बजाते रहता है, जिसको श्रृंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंगी। शिव जी की आप तस्वीर देखना, उनके यहाँ पे एक सींग लटक रहा है ना, तो इतनी होती है, सिंगी होती है, उसमें आवाज लगा के वो सिंगी बजाते हैं। उसको सिंगी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं श्रृंगी। सिंगी इसका तद्भव शब्द है और श्रृंगी इसका तत्सम शब्द है। ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो वो शायद उन्होंने वो बजा करके अपने गुरु को प्राप्त कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने श्रृंगी बजा दी है। उन्होंने सिंगी बजाकर गुरु से भेंट कर लिया, अर्थात योगी बनकर पद्मावती रूपी गुरु के पास चले गए हैं। और मैं विरह में जलकर भस्म हो गई हूं, और यद्यपि वे यहां आकर इस भस्म को समेटने नहीं आए। मैं शायद उन्होंने गुरु को प्राप्त कर लिया अर्थात पद्मावती को प्राप्त कर लिया, और मैं उनके विरह में यहां पर जल जल के भस्म हो रही हूं। जब योगी बन जाता तो उसको तो भस्म लगानी चाहिए, तो यहां आकर के उनको लगानी चाहिए थी। मेरी चिता की जो राख थी उसमें बची हुई राख से उनको भस्म लगानी थी, पर उन्होंने नहीं लगाई। आगे कह रहे हैं
कथा जो कहे आई पिय केरी, पावरी हो जन्म भई चेरी। ये कह रहे हैं कि मेरे प्रिय की कुशल वार्ता जो मुझसे आकर कहे, मैं उसके चरणों में गिरकर जन्म भर उसकी चेली या दासी बनी रहूंगी। चेरी का मतलब होता है दासी। चेरी का मतलब क्या होता है? दासी। और एक तो दासी होता है और एक इसका मतलब बकरी भी होता है। एक तो दासी होता है और एक बकरी भी होता है। अगर मेरे प्रिय के पास में कोई जाकर के मुझे सुना दे कि ये बात है, कोई बढ़िया शुभ संकेत दे, तो मैं उसकी दासी बन जाऊं जन्म भर के लिए। आगे हैं, ओही के गुण संवृत भेमाला, अबहु न बहुरा उड़ीगा छाला। आगे कह रहे हैं वे कि उस प्रियतम के गुणों का स्मरण करते हुए माला अर्थात जपमाला हो गई हूँ, मैं माला हो गई हूँ, माला के समान। वे आज भी नहीं लौट आए, जबकि वहाँ वन वन भटकते मेरी खाल उखड़ गई हैं। और अब मैं उस योगी के लिए छाला का मतलब चर्म बन गई हूँ। चर्म का मतलब चमड़ा, जो खाल टाइप नहीं होता वो। या कह रहे हैं ना आगे, ओही के गुण संवृत बे माला, अबू न बहुरा उड़ीगा छाला। मैं उनके कारण भटकते भटकते अबू न बहुरा उड़ीगा छाला, मेरे जो वो छाला है खाल टाइप में, वो भी उखड़ सी गई है। और छाड़ा होने के बाद में ऊपर से वो नहीं आता ओकेर आई ऊपर साड़ा माते, तो वो उस प्रकार से मैं हो गई हूँ। बिरह कराई खपर के हिया, पवन अदारी रहा हो जिया। आगे हैं कि मेरा विरह करोई, नारियल का करवा और हृदय खप्पर बन गया। नारियल का करवा में टोपाली नहीं होती, टोपाली में सगो नौकड़ो, उसकी भांति मेरा विरह हो गया है। और हृदय मेरा खप्पर बन गया। खप्पर में आपने देखा होगा साधु संतों के पास में होता, एक होता है सीपी जिसमें वो ब्लैक कलर की होती है, उसमें वो दूध वगैरह पीते हैं, तो उसके समान हो गया। और मैं प्राणों को पवन के आधार पर अर्थात केवल वायु भक्षण करके रोके हुए हूं। अर्थात मैं केवल अब खाना पीना मैंने छोड़ दिया है, मैं कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं पीती, है ना, वंशलोचन भी नहीं खाती। मैं तो अब बिल्कुल ऐसा है कि मैं बिल्कुल दुबली पतली हो गई हूँ और मैंने खाना तक छोड़ दिया। मैं केवल वायु भक्षण करती हूँ, वायु को खाती हूँ, अर्थात हवा के सहारे में जी रही हूँ और खाना पीना मेरा बंद है। ऐसा कौन कह रही है? नागमती कह रही है। छारी ओहो हाड़ भय झुरी किंगरी, नसे भई सब ताती। हाड़ का मतलब होता है हड्डियां। मेरा हड्डियां सब झुर झुर कर करे, है ना, थक थक के किंगरी के समान हो गई। और मेरी नसें एक बिन तांती के समान हो गई। तांते नहीं होते, तांती, अरे ढोल नगाड़ा के ऊपर देखो यहाँ पे वो चमड़े की बनी हुई होती है, वो रस्सी की रस्सी, तांती तौती, तो उस समान हो गई है। रोव तन धुनी उठे, कहे सु बिथा ए भांति। और आगे कह रही हैं कि हे पति तू मेरी व्यथा को उक्त प्रकार, हे विहंगम में अर्थात हे पक्षी तू मेरी दुखी दशा को देखकर मेरे प्रीतम से कहना, मेरे प्रेमी मेरे पति रतन सेन से कहना कि वो इस प्रकार से दुखी रह रही है और एक बार जाके उसकी खबर ले लो। वो कौन? नागमती। और आशय यह है कि मेरी विरह वेदना का समाचार प्रीतम से अवश्य कह देना, क्योंकि उसने पक्षी को अपना भाई बता दिया है। क्या बता दिया है? शुरुआत में तो उसने कहा है ना कि तासो दुख कहिए हो बीरा, उससे जाकर के मेरा दुख, उससे तो मेरा दुख क्या कहना, किसी और से दुख क्या बतलाना। जेई सुनी के लागे पर पीरा, जिसको कुछ समझ में नहीं आता दुख, और जिसको पर पीड़ा समझ में आती है ना कि भाई हाँ खराब हुआ भाई साहब, है ना, जो सुनकर के दुखी होता है उसको दुख बतलाना चाहिए। तो इसलिए मेरे हे पक्षी मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरा दुख, कि जाकर के तुम रतन सेन से ये जरूर कहना। मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि ये टॉपिक हार्ड था, ऐसी बात नहीं है कि ये सरल था। ये टॉपिक क्या था साहब? हार्ड था, पर इसको विधिवत तरीके से हमने पूरा कर लिया है। इस टॉपिक को हमने विधिवत तरीके से पूरा कर लिया है। तो नागमती वियोग खंड हमारे जो चैप्टर में है, हमने नागमती वियोग खंड को पूरा
कर लिया है। ठीक है साहब, अब मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इन वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यूस पढ़ना है, ऊपर वाला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ताकि जैसे एक वीडियो में 4 पद की व्याख्या है, एक वीडियो में 3 पद की व्याख्या है, एक वीडियो में 2 पद की व्याख्या है, तो इस प्रकार से होंगे। तो इसलिए आपको कंटिन्यूस पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी वीडियो है ना। बीच में से आपने छोड़ दिए और फिर आपने सोचे कि लास्ट वाला पढ़े, तो आपको पूरा का पूरा एक तो 12 मासा भी समझ में नहीं आएगा और प्लस आपका भाग छूट जाएगा और फिर कहीं वाक्य व्याख्या आ गई तो फिर आप मुझे दोष देंगे। इसलिए मैं निर्दोषी रहना चाहता हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का दोष मत देना। इन वीडियो को बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नागमती वियोग खंड के संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स का मतलब वो COMENT लिखा हुआ है ना, वहाँ पे खाली जगह है, उसको ओपन कर दो और फिर वहाँ पे लिख दो और छोड़ दो, तो हम पढ़ लेंगे। बाकी इन वीडियो को जरूर शेयर भी करें। इसकी लिंक शेयर पे जाओ, फिर लिखा हुआ होगा कॉपी लिंक, फेसबुक, मेल वगैरह, तो कॉपी लिंक पे जाओ और फिर इसको व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाओ, ताकि आपके साथ वाली पढ़ने वाली लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो सब इसको पढ़ सके। अब मैं भरत कोराना आपसे लेता हूं विदा, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर।